नमस्कार, आप सभी को हमारे कोर्स एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच यानी पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में स्वागत है। तो अब हम पहुंच चुके हैं वीक 5 और जो कि मॉड्यूल एनिमल हेल्थ यानी पशु स्वास्थ्य में है। और इसके अंतर्गत जो विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं तो आज है सैंपल कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल, यानी अलग अलग जानवरों से हम कैसे सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर दयानिधि जना, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपको पुनः स्वागत करता हूं इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कि ये सैंपल क्या है, ठीक है, सैंपलिंग ज़रूरत क्यों है, कौन से तरह के सैंपल्स, अलग अलग नमूने होते हैं, सैंपल्स मतलब नमूने होते हैं, ठीक है, और सैंपलिंग या सैंपल लेते वक्त किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और अलग अलग जानवरों से कैसे सैंपल करेंगे, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ जानवर में मान लीजिए कि कैटल में आप जुगलर भेड़ से ले रहे हैं, ठीक है, तो सूअर में कुछ अलग से तरीके से ले सकते हैं, तो वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सैंपल क्या होता है, आप बहुत सारे देखे होंगे कि कोई भी, जैसे कि आप बीमारी के तरह से सोचिए, या फिर अगर कोई स्कूल में पढ़े होंगे तो कोई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आ रहा है या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, जैसे क्लास में आएंगे, वो क्लास में कैसे पढ़ाई हो रहा है जानने के लिए क्या करेंगे, किसी एक बच्चे को खड़ा करके कुछ सवाल पूछेंगे, अच्छा ये बताओ क्या है, ठीक है। तो अगर सही से आंसर दे पाता है तो हो सकता, उसको क्या प्रतीत होता है कि हाँ पढ़ाई ठीक ठाक हो रहा है, तो ये क्लास के बच्चे बोल रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि 40 बच्चों को खड़ा करके सारा पूछेंगे, तो कुछ एक दो बच्चे को खड़ा करके पूछते हैं, तो उसी से पता चलता है कि हाँ कैसे पढ़ाई हो रहा है। उस हिसाब से हेल्थ मतलब स्वास्थ्य में कैसा गड़बड़ी है कि चल रहा है, हम जैसे 50 जानवर हैं तो हम रैंडम सैंपलिंग हम कहते हैं, किसी 5 जानवर से उठा के कुछ कर सकते हैं, तो वो रफली एक आइडिया दे सकता है कि हाँ ये बीमारी इस हॉर्ड में है। या फिर अगर पूरा प्रिसाइज हम पूरा करना चाहिए तो उस केस में क्या होता है, एक एक जानवर से हम सैंपल लेके करते हैं। तो चलते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि ये क्यों जरूरी है। ये और एक चीज़ है कि डिफरेंट एनिमल के, डिफरेंट जानवर के डिफरेंट टेक्निक होता है। मान लीजिए आप मुर्गी से कुछ सैंपल ले रहे हैं, वो कहाँ से लेंगे, उनका मान लीजिए विंग वेन या जो पंख होता है वहीं से लेते हैं। गाय भैंस में क्या होता है, हम जुगुलर वेन, जैसे हम गर्दन यहाँ करेंगे, हमारे भी यहाँ जुगुलर वेन है, ठीक है, तो यहाँ हम लेते हैं, ठीक है। आप जोर से दबा के देखिएगा, जो पल्सेशन आता है उसको हम कहते हैं, जैसे बात करते वक्त यहाँ भी धड़कन जैसे, वो है जुगुलर वेन। अगर होता है ना कि यहीं गला कट जाता है तो मरते हैं, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड जो खून होता है दिमाग में या फिर हार्ट से जाता है, तो उसमें। और जब भी हम सैंपलिंग करते हैं प्रॉपर टेक्निक से करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हम खून का निकाल रहे हैं, अगर बार बार पिंच करके निकाल रहे हैं, हम उसको कहते हैं कि हेमोलिसिस या क्लॉट हो जाता है। जैसे कि हेमोलिसिस मतलब जो अंदर ब्लड होगा उसको फट जाएगा, तो आपका जो जितना रिक्वायरमेंट है जो सही से रिजल्ट नहीं देगा। या फिर क्लॉट मतलब ब्लड क्लॉट जो होता है ना, जो क्लम्प्स बन जाता है, वो भी अगर हो जाता है तो कुछ जैसे चीजें, वो आपका ब्लड का पैरामीटर सही से नहीं आएगा, तो उस सब चीज का ध्यान रखना होगा। इसके बाद सैंपल मान लीजिए आप कलेक्शन कर लिए, तो उसके सही तरह से उसको आप स्टोर करके, कौन सी टेम्परेचर में कितने में स्टोर करके सही लैब तक पहुंचाना है। मान लीजिए कि हॉस्पिटल में क्या होता है, नीचे से सैंपल कलेक्शन हुआ, लैब ऊपर रहता है, भेज दिए। लेकिन अगर आप फील्ड कंडीशन में हैं, कोई गांव में गए हैं कोई सैंपल कलेक्शन करने के लिए, तो गांव से तो सैंपल कलेक्शन कर लिए, और आपका मान लीजिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर में आपका प्रयोगशाला है, लैबोरेटरी है, तो उतने जो दूरी में अगर आप सही से ट्रांसफर करके नहीं लाए, तो ठंडे में ठंडा बक्स जो कूल बक्स होता है, ठीक है, वहां लग के नहीं आए, तो जब तक आप आएंगे कुछ चीजें खराब हो जाता है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, कुछ टेस्ट जो इमीडिएटली करते हैं, ग्लूकोज, क्योंकि इमीडिएटली ग्लूकोज हम यहीं पे जैसे इंसान में यहीं प्रिक करके तुरंत चेक करते हैं, क्योंकि अगर ब्लड निकाल लिए, कुछ टाइम तक रख लिए, ब्लड के अंदर तो सेल्स होते हैं, वो सारा ग्लूकोज यूटिलाइज कर लेते हैं, सारा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि वो इमीडिएटली करना चाहिए। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सैंपल्स, किस किस टाइप के सैंपल्स होते हैं। बहुत सारा आप देखे होंगे, जैसे हो गया ब्लड हो गया, यूरिन हो गया,
फिशिस हो गया मतलब फीकल मेटेरियल कुछ हो गया, स्वाब्स हो गया। स्वाब्स के अंदर क्या आता है, मान लीजिए नाजल स्वाब आप ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि ओरल स्वाब ले रहे हो, अगर सैलाइवा से आपको जानना चाहिए तो सैलाइवरी सैंपल से आप ले सकते हो। इसके अलावा स्किन एंड हेयर सैंपल्स, स्किन स्क्रैपिंग का कुछ, जैसे कि जानवर में क्या होता है ना, स्किन डिजीज, जैसे मैं बोलूँगा कि मेंज हुआ है तो उसको जानने के क्या होता है ना, जैसे ब्लेड लेते हैं, थोड़ा ऐसे कुरेदते हैं, तो जो आता है वो सैंपल उसको हम स्किन स्क्रैपिंग कहते हैं। हम स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो उस बेसिस से हम कहते हैं स्किन स्क्रैपिंग। तो उसी से क्या होता है, हम फिर लेते हैं उसको, हम जो हेयर फॉलिकल से उसको हेयर को डाइजेशन करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखते हैं, तो वो जो देखते हैं उससे हम कुछ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिस हिसाब से हम जांच कर सकते हैं, तो वो है स्किन स्क्रैपिंग। इसके अलावा टिश्यू सैंपल्स, टिश्यू सैंपल्स क्या जरूरत होता है, जैसे कि कुछ ट्यूमर ग्रोथ आपको देखना है, ठीक है, तो वो ट्यूमर टिश्यू सैंपल्स ले सकते हो, या कुछ हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस करना है, ठीक है, कि अंदर क्या क्या कैसे डेवलप हो रहा है, तो उसको हम टिश्यू सैंपल से कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्क सैंपल, मिल्क सैंपल मतलब क्या जरूरी है, दूध लेके क्या जांच कर सकते हैं, मान लीजिए थनैला हम बोलते हैं, मास्टाइटिस बोलते हैं, तो थनैला में क्या होता है, अगर दूध लेके हम जांच कर सकते हैं कि हाँ कौन सी टाइप के वो ऑर्गेनिज्म उसमें है, तो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट या दवाई लगा सकते हैं, तो इसीलिए मिल्क सैंपल भी जरूरत है। इसके अलावा रूमेन फ्लूइड, रूमेन फ्लूइड भी हम लेके रूमेन माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्टिविटी कितना है क्या है वो भी जांच कर सकते हैं। तो वेटनरी में जो मोस्टली जो होता है ये 7-8 टाइप के जो सैंपल्स हम मोस्ट कॉमनली यूज होता है। जो कॉमनली अगर बहुत ज़्यादातर कौन सा यूज होता है हम पूछेंगे, ये ब्लड, यूरिन, फीसिस, ठीक है, स्किन स्क्रैपिंग, ठीक है, ये सब भी बहुत कॉमनली यूज होता है। तो चलते हैं, तो साधारण किस किस चीज़ पे नमूना संग्रह के समय ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ से सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं और किस जानवर से सैंपल कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हमने भी बोले हैं, ठीक है, कि सूअर में कहाँ से सैंपल कलेक्शन करेंगे, वो है ईयर वेन से, जो क्योंकि उसका गर्दन जो होता है इतना तो चर्बी रहता है, मोटा होता है, तो जैसे कि आराम से गाय भैंस या भेड़ बकरी जो है उनका गर्दन ऐसे सीधा करके ऊपर ऐसे करोगे तो आपको तुरंत वो वेन एंगेजमेंट दिख जाएगा यहीं पे, लेकिन सूअर में आप जैसे करो उसको मिलेगा नहीं, तो इसीलिए वहाँ से ईयर वेन जो है वहाँ आप सैंपल कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन कर सकते हो। तो इसीलिए कुछ जानवर में कुछ स्पेसिफिक रहता है कि हाँ उसको इस हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक जो हम कलेक्शन बताए, इसके हिसाब से प्रॉपर टेक्निक आपका सही होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ थोड़ा स्वेलिंग हो गया तो आप इस छोड़ के इस जगह से आप ले सकते हैं, और प्रॉपर टेक्निक, नीडल कितना एंगल से होना चाहिए, कौन सी गज की नीडल होना चाहिए। मान लीजिए आप कैटल ओफालो भेड़ मतलब गाय भैंस की बात करें, हम 16 या 18 गज यूज कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे आप अगर 24 गज का नीडल ले रहे हो तो आपका मूर्खता है, वो उसमें आएगा नहीं ढंग से ब्लड, या पंक्चर में नीडल भी बेंड होने का चांसेस रहता है, तो वो सब चीज़ को आपको ध्यान में देना होगा। इसके अलावा स्टेराइल इक्विपमेंट मतलब उसमें पूरा नया होना चाहिए, जैसे कि या फिर प्रॉपर स्टेरिलाइज होना चाहिए, जैसे नीडल जो हम यूज करते हैं वो नया होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि जो नीडल होता है वो जो जहाँ से हम पियर्स करते हैं वो नया जो होता है वो शार्प होता है, जैसे कि मांस को काटते हुए अंदर जाएगा, पहला तो टिप जो रहता है शार्प रहता है, लेकिन दो जो साइड रहता है वो काटते हुए जाता है, ठीक है। अगर वही चीज आप अगर टिप अगर थोड़ा टेढ़ा हो गया, 2-3 बार प्रिक करने के बाद उसका शार्पनेस कम हो जाता है, उसके बाद आप ऐसे प्रिक करिएगा लेकिन वो ढंग से वैन में इंसर्ट नहीं होगा, उस टाइम क्या होगा कि हो सकता है जाएगा, लेकिन वैन तो फ्री फ्लो मतलब ऐसे मूविंग होता है, वो इधर उधर वैन निकल जाएगा तो आपका वैन के अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए स्टेराइल और जहां जरूरत है सिंगल मतलब डिस्पोजेबल टाइप का उसको भी आप यूज करना है। और जब भी आप सैंपल कलेक्शन कर रहे हो कि जानवर को मिनिमम स्ट्रेस देना है, ठीक है, ये ध्यान रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ा खून निकालने के लिए मतलब मान लीजिए कि 5 ml आपको खून चाहिए लेकिन अब बहा दे रहे हो 50 ml, तो वो ध्यान में जरूरी है। मान लीजिए आप सैंपल कलेक्शन कर लीजिए, उसके बाद क्या करना है, हमेशा क्या होता है सैंपल कलेक्शन के बाद लेवल ऑल सैंपल्स प्रॉपरली, जैसे उसका आईडी, डेट, सैंपल टाइप, ये भी बहुत ज़रूरी है देना, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन टाइम में कोल्ड चेन, जैसे अभी बोल रहा था कि आपको कोल्ड चेन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्यों, और कोल्ड चेन मेंटेन नहीं किए
तो सैंपल के अंदर जो भी आपको एस्टिमेशन करना चाहते हैं वो सब डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपको हाइजीन में रखना है। जैसे कि आप सैंपल कलेक्शन कर रहे हो, ब्लड में तो आप नीडल तो ब्लड में पियर्स कर रहे हो, लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड है, अगर कोई धूल लग गया, लेकिन आप फिर भी आप आईवी मतलब इंट्रावेनस रूट में अगर दे रहे हो तो यू आर मतलब इन्फेक्शन आप अंदर घुसा रहे हो। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो अब चलते हैं, जानते हैं क्या क्या कौन सी चीज़ों की हम जरूरत है। जो बहुत कॉमनली हम बोल देंगे ऐसे कि कॉटन चाहिए, कॉटन या स्वाब चाहिए, ठीक है, और स्टेराइल ग्लोव चाहिए। ग्लोव्स मतलब आप जैसे कि आपका हैंड कांटेक्ट में या कोई इन्फेक्शन हो सकता है तो ग्लोव्स चाहिए। और ब्लड सैंपल सारा के लिए वैक्यूम टेनर चाहिए और उस पर ट्यूब। अब जानते हैं कि कौन सा ट्यूब मार्केट में अगर देखे होंगे, क्या हॉस्पिटल में गए होंगे, जो ट्यूब रहता है उसका कलर अलग अलग होता है। जो नॉर्मल लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये सब सेम है, लेकिन वो सब सेम नहीं होता है, सब समान नहीं होता है। ये जो जैसे कि इसमें ग्रीन है, इसमें रेड है, इसमें ग्रे है, पर्पल कलर है, ये सबका कलर अलग अलग पर्पज के लिए होता है। मान लीजिए मैं बोलूँगा ये रेड है, ठीक है, ये जो रेड टिप है ये क्लॉट एक्टिवेटर हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें सीरम ज़रूरत है, सीरम चाहिए। तो इसमें आप डाल दीजिए ब्लड, वो ऑटोमेटिकली मान लीजिए सिलिका होता है, वो क्लॉटिंग बढ़ा देता है, तो ब्लड तुरंत क्लॉट हो जाएगा। तो आपको सीरम जो चाहिए वो सीरम तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए वो लाल वाला कैप जरूरत है। जब आपको ये लैवेंडर या पर्पल कलर चाहिए, इसमें मान लीजिए आपको सीबीसी करना चाहिए, मतलब आप जान रहे हैं कि सारा ब्लड, होल ब्लड जब लेते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट जो हम कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन कितना है, टोटल एरिथ्रोसाइट कितना है, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, वो सब जानना है तो आप ये पर्पल या फिर लैवेंडर टॉप यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ईडीटीए होता है जो वो ब्लड को क्लॉट करने नहीं देगा, ठीक है, ब्लड ऐसा रहेगा, आप जांच कर सकते हैं। तीसरा चीज जो है, मान लीजिए ये ग्रीन टॉप हो गया, ठीक है, ग्रीन टॉप में क्या होता है, वो हेपारिन होता है, उसमें हम प्लाज्मा के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये ग्रे टॉप है, ठीक है, ये ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए होता है। ये जो इसमें क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड रहता है, ठीक है, वो ग्लूकोज अपटेक मतलब मेटाबॉलिज्म थोड़ा रोकता है, तो इसमें आप ग्लूकोज एस्टिमेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और एक ब्लैक टॉप भी आता है जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जानने के लिए ये यूज होता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सी क्या बोला किस चीज़ के लिए ज़रूरत होता है, उसी हिसाब से आप उसको ज़रूरत है। मान लीजिए आप एस्टिमेशन करना है, आपको सीरम चाहिए, लेकिन हम मंगा लिए हो ईडीटीए, तो आपको वो सीरम मिलेगा नहीं क्योंकि वो ब्लड क्लॉट होगा नहीं, तो इसमें आपको ध्यान देना है। इसके अलावा ये है कॉटन स्वाब। कुछ जैसे स्वाब आप लेते हो, जैसे वैजिनल स्वाब हो गया, नाजल स्वाब हो गया, ओरल स्वाब हो गया, उस चीज़ के लिए आपको ये स्वाब चाहिए, तो ये कॉटन मतलब स्वाब है। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर हम बोलते हैं जैसे कि स्पाइनल नीडल, ये भी ज़रूरत है। उसे कलेक्शन वायल मतलब जो नीट मतलब सिंगल यूज रहता है, वो रिसेट में मतलब स्टेराइल होना चाहिए। और एक चीज़ में हम ध्यान से देना चाहिए कि कौन सी, जब अभी जो बोला था कि कौन सी जानवर में किस गज का नीडल चाहिए, ठीक है, गज मतलब वो जो उसके अंदर जो छेद होता है, जो लुमेन होता है वो कितना है, ठीक है, जितना नंबर ज़्यादा है उसका छेद उतना कम है। मान लीजिए मैं 16 से 18 गज बोलूँगा, ये कैटल बफलो की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा जानवर है तो लुमेन साइज वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो इसलिए 16 से 18 कम गज है लेकिन लुमेन उसका ज़्यादा है, तो उस हिसाब से शिप गोट के लिए 18 से 20 गज, घोड़े के लिए वही 16 से 18 गज, पिग के लिए वो 20 गज की जरूरत है। अब जानते हैं कि कैटल बफलो या फिर जो हम गाय और भैंस से कैसे जांच करेंगे। ब्लड जो है हम देखते हैं जुगुलर वेन और टेल वेन। स्वाब अगर हम देखेंगे तो नाजल स्वाब, ऑकुलर मतलब आंख के देखते हैं, ठीक है, या वैजिनल स्वाब, तो वो स्वाब से हम देख सकते हैं, स्वाब सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं। स्वाब सैंपल कैसे कलेक्शन करेंगे, मान लीजिए आप थोड़ा एक लेना और थोड़ा आगे पीछे करके और लैटरल मतलब दोनों साइड से ऐसे थोड़ा ट्विस्ट करेंगे तो वो आपका जो स्वाब है वो ऑब्जर्व हो जाएगा। तो आपका जो भी टिश्यू फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड आपको एग्जामिन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। इसके अलावा फिशिस कैसे कलेक्शन करेंगे, इधर फ्रेशली परेक्टली हाथ डाल के आप कलेक्शन कर सकते हो, या फ्रेशली जो गोबर की है उसमें बीच से मिडिल से आपको लेना है, ऐसे नहीं कि जो मिट्टी में भरा हुआ है उससे लेना है,
उसमें क्या होता है, आपका रिजल्ट सही नहीं आता है। इसके अलावा यूरिन, यूरिन में क्या है, अगर यूरिनेशन कर रहा है उस टाइम ले सकते हैं, अगर कल्चर सेंसिटिविटी करना है तो आप कैथेटराइजेशन करके ब्लैडर से भी आप यूरिन ले सकते हो। स्किन स्क्रैपिंग में पहले बताया था, स्किन स्क्रैपिंग जैसे मेंज हो गया, कुछ मेंज टाइप का ऐसे स्किन इन्फेक्शन है, वहां से ब्लेड से थोड़ा कुरेद के हम लेते हैं टिल थोड़ा ब्लड जैसे आए, ऐसे कुरेद ना हल्का से ब्लड आए। उसमें क्या होता है ना, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो पूरा बाल के नीचे जमा रहते हैं, थोड़ा कुरेदोगे, हल्का सा ब्लड आने तक अगर कुरेदोगे वो ऑर्गेनिज्म भी साथ में आ जाएंगे, तो वो स्किन स्क्रैपिंग ले सकते हैं। उसके बाद मिल्क सैंपल कैसे लेना है, ये एक हो गया, ये जो क्या है ना, जैसे कि 4 क्वार्टर्स हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि थन में, तो गाय के थन में जैसे 4 क्वार्टर हैं, ठीक है। जैसे हम कैसे कहते हैं, 4 मतलब फ्रंट और बिहाइंड, या 4 क्वार्टर और हाइंड क्वार्टर, आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। गाय, मान लीजिए गाय आपके सामने खड़ी है, हम बोलेंगे कि जो आगे थन का वो बाईं साइड, तो मान लीजिए ये हो गया, आगे के साइड दाहिने साइड मतलब ये है। तो जिस थन में आपका जैसे कि खराब हुआ है, तो उसी हिसाब से इसमें आप लेके आप थोड़ा सा स्क्वीज करके इसमें दूध रखिए। फिर जो केमिकल होते हैं, हम बोलते हैं MCMT जो, या CMT हो गया, इसमें CMT होता है, कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट, वो एजेंट हम डालते हैं। वो अगर कर्लिंग टाइप का, दही टाइप का बन गया तो हम बोल सकते हैं हाँ इसमें है। कुछ चीज होता है ना, खाली आंखों को नहीं दिखता है, लेकिन इसमें आप आराम से जांच कर सकते हैं। आखिरी है कि रूमिनल फ्लूइड। रूमिनल फ्लूइड जैसे कुछ होता है ना, जैसे कि गाय भैंस काफी, या भेड़ बकरी भी, इनके रूमेन होता है, काफी दिन से स्वस्थ पड़े हैं, ठीक है। उस टाइम आप क्या कर सकते हो कि रूमिनल जो हम कहते हैं, जहाँ पाचन तंत्र जहाँ होता है, वहां से थोड़ा फ्लूइड लेके माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो जो अंदर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, अगर वो कितना मरे हुए हैं या सब सही है, उसमें आप देख के बता सकते हो। तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली, अगर वो रूमिनल, अगर पाचन तंत्र में सारा मरे हुए खाना जो भी गाय या भैंस कोई भी खाएंगे तो खराब होगा, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कर्ड रिप्लेसमेंट करते हैं, रूमिनल कर्ड। जैसे कि कोई अगर भेड़ या बकरी से कट रहा है तो उसमें से रूमेन उनका जो निकलता है वहां से निकाल कर फिर आप गाय या भैंस में से आप डाल के आप बना सकते, मतलब ये आप रिप्लेस कर सकते हो। उस हिसाब से वो गाय भैंस वो ठीक भी हो सकते हैं, तो उसको हम कर्ड रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो ये पहले आप डायग्नोसिस करोगे, आप सैंपल लेके जांच करोगे, तब भी जाके आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। जो गाय और भैंस में जो है, तो लगभग भेड़ और बकरी में सेम है। मान लीजिए ब्लड जो है जुगुलार भेन से ले सकते हो। फिशिस जो है, फिशिस थोड़ा अलग है। गाय भैंस में हम जैसे बोलते हैं ना कि उनका फिशिस क्या गोबर जैसे अलग है, गोबर है, लेकिन भेड़ बकरी में क्या होना, पिलेटेड फॉर्म में आता है, ठीक है, ये पिलेट्स आता है। या फिर आप स्वाब से, जैसे हम स्वाब दिखाए थे, उसको रेक्टम में डाल के स्वाब से ले सकते हो, या जो फ्रेशली जो पिलेट आया है उसको क्रश करके मतलब तोड़ के उससे भी हम जांच कर सकते हैं। तो ये है फिशिस हो गया। मिल्क, उसी हिसाब से आप मिल्क जो हम दिखाए थे ऐसे, तो इससे भी आप मिल्क का भी आप कर सकते हो। इसके अलावा नाजल स्वाब, बहुत ये कॉमनली जैसे कि भेड़ बकरी में होता है ना, जैसे नाजल ऐसे सिक्रेशन रखा रहता है, तो वहीं से आप स्वाब से लेके आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो, ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी पैथोजेंस कुछ होते हैं। इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो कि आप लुम्बोसर्कल जॉइंट्स में देख सकते हो। जो लास्ट में पूंछ जहाँ रहता है, वहाँ जैसे पूंछ को थोड़ा ऐसे प्रेस करके पूंछ को जैसे हिलाओगे तो एक डिप्रेशन फील आएगा कि एक गड्ढा जैसा है, हल्का छोटा सा। अगर आप बारीकी से देखोगे तब भी मिलेगा, ऐसे खाली नहीं मिले, थोड़ा तजुर्बा की जरूरत है। तो ऐसे थोड़ा हिलाओगे तो एक जैसे गड्ढा से लगेगा, वहीं से आप फ्रेश नीडल और सिरिंज से आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल सकते हो। स्किन स्क्रैपिंग, जैसे बताया था कि चमड़े को ऐसे थोड़ा कुरेद के आप स्किन स्क्रैपिंग ले सकते हो। इसके अलावा रूमेन फ्लूइड, ये जो है ये है स्पाइनल नीडल, ठीक है। नॉर्मल नीडल कितना है, इतना लंबा रहता है, मतलब 3-4 इंच तक रहता है मान लीजिए। ये देखिए कितना लंबा है, इसका जो सैफ्ट है काफी लंबा है, ठीक है। तो ये है एक्चुअली स्पाइनल नीडल। तो ये थोड़ा लंबा तक रहता है और पतला रहता है, ताकि बहुत दूर तक ये जा सकता है। और ये एक वायल है जो है यूरिन कलेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यूरिन कलेक्शन वायल, ये सिंगल यूज स्टेराइल होता है। जब भी पेशाब करा होगा आप इसमें डब्बे से आप सैंपल कलेक्शन कर सकते हो। और ये बहुत बार क्या होता है, यूरिन सैंपल के भी यूज होता है, और ये टिश्यू सैंपल्स के लिए भी यूज हो सकता है। टिश्यू सैंपल्स क्या, आप टिश्यू सैंपल इसमें रखिए
और उसके अंदर फॉर्मेलिन डाल के आप प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें अगर आप ध्यान में देखोगे, इसमें लिखा है कि नेम, नंबर, डेट, ये इसको हम कहते हैं लेबलिंग। कि नॉर्मली क्या होता है, कौन सी नेम या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर हम बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और कौन सी डेट पे कलेक्शन हुआ है, इसको आप लिख के वहीं भेज सकते हो। तो चलिए हम जानते हैं कि जो पिग या सुअर से सैंपल कैसे लोगे। जो मोस्ट कॉमन है वो ईयर वेन है, क्योंकि उनको, सुअर को आप जब कभी अगर देखोगे वो बहुत आवाज़ निकालते हैं, जैसे कि रिस्ट्रेनिंग करोगे, उसको बांध कर रखने की कोशिश करोगे, वो बहुत जोर से आवाज़ करता है, जो कि कभी कभी क्या होता है ना कि एनोइंग होता है। तो इसीलिए जितना जल्दी आप कर सकते हो वो बेस्ट है, दो वो है ईयर वेन। ऑल्दो बड़े वेन के लिए लिखे हम जुगुलर वेन, बट इट इज मोर कॉमन, ये जो ईयर वेन्स है, ठीक है। फीकल कलेक्शन, फीकल कलेक्शन क्या है, आप रेक्टम से डायरेक्टली आप ले सकते हो, ठीक है, या फिर फ्रेशली वॉइडेड जो होता है, अभी अभी तुरंत किया है, तो उसी से भी आप ले सकते हो। ओरल फ्लूइड कलेक्शन, ओरल फ्लूइड कलेक्शन क्या है, जैसे कि बाकी जानवर में क्या होता है कि आप मुंह खोल के आप स्वाब ले सकते हो, पिग में थोड़ा, सुअर में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो उसको क्या करना है कि एक कॉटन जैसे कि दे देना चौबाने के लिए, जैसे कॉटन क्लॉथ एक चौबाने के लिए दे देना, तो उसी से जो सैलाइवा आता है आप उसी से कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नाजल स्वाब, जो कॉटन स्वाब से कर सकते हो, और यूरिन सैंपल, जैसे ये बताए यूरिन सैंपल आप इसी से, जो यूरिन कर रहा होगा उसी टाइम आप यूरिन सैंपल कलेक्शन कर सकते हो ना। अब चलते हैं कि मान लीजिए आपका ये सैंपल जरूरत था सामान जो आप पता चल गया, सैंपल कलेक्शन भी हो गया। अब क्या करता है, सैंपल का क्या टेस्ट करना है। हमेशा याद रखिए, सैंपल जब कलेक्शन हुआ, जितना जल्दी अगर आप उसका टेस्ट कर लेते हो तो आपका रिजल्ट जो आता है वो एक्यूरेट आता है, ठीक है, पूरा परफेक्ट आता है। जैसे मैं एग्जांपल के तरह, उदाहरण के तौर पे बताया था कि ग्लूकोज आप जितना तुरंत करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, लेट में करोगे तो क्या होगा, वो ग्लूकोज जितना डाटा भी आएगा हो सकता है वो उससे कम हो गया होगा, जो ओरिजिनल डाटा रहता है उससे कम हो सकता है। तो इसलिए ध्यान देना है कि जितना जल्दी हो सैंपल प्रोसेस आप कर सकते हो। लेकिन जब जरूरत है कि नहीं भाई इसको लेना, मतलब सैंपल दूर से जाना है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ों में जैसे ध्यान देना है। मान लीजिए पहले जो स्टोरेज है, नॉर्मली बहुत जगह क्या होता है जो स्टोर करते हैं तो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर, जब मान लीजिए कुछ दिन की बात है तो 4 डिग्री पर हम करके हम काम करा सकते हैं। लेकिन जब मान लीजिए कुछ महीने के बाद आपको जानना है, मान लीजिए कुछ सीरम सैंपल आप लिए, उससे सीरम सैंपल से आप हार्मोन एस्टिमेशन करेंगे, या मान लीजिए सीरम सैंपल से और कुछ आपको जानना है, तो मान लीजिए 1 महीने बाद आप करोगे, उसको -20 या -80 में रख सकते हो। जो तापमान रहेगा उस फ्रीज का, नॉर्मली घर में हम क्या करते हैं 4 डिग्री में रहता है, या ऊपर वाला जो है वो मान लीजिए -5 डिग्री या -10 डिग्री, -15 डिग्री पे तो आजकल आने लगा है। लेकिन जब जांच करना है तो -20 -80, तो वहां तक ज़्यादा देर तक रख सकते हैं आप। उसके अलावा जैसे कुछ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, मान लीजिए इसमें हम लिखें बोरिक एसिड, या फॉर्मालिन भी कुछ ड्रॉप डाल सकते हो, टोलुइन डाल सकते हो। इस हिसाब से आप यूरिन का हाफ लाइफ जो होता है वो आप बढ़ा सकते हो, उस हिसाब से आप स्टोर कर सकते हो। ब्लड का जांच करना है तो आप एंटीकोएगुलेंट लाइक ईडीटी यूज कर सकते हो, और हमेशा अगर ट्रांसपोर्ट का कोल्ड चेन मेंटेन करना है, ठीक है, और पहले हम जो बता चुके हैं। और हमेशा जैसे कि सैंपल कलेक्शन कर रहे हो वो हाइजीनिक होना चाहिए, और कोई भी कंटामिनेशन होना नहीं चाहिए, ठीक है। कंटामिनेशन होगा तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। और सबमिट टू लैब एज क्विकली एज पॉसिबल, जो बताए थे जितनी जल्दी हो सके लैब में दाखिला देना है उसका, ठीक है। अब चलते हैं कि चैलेंजेस इन सैंपल कलेक्शन एंड हैंडलिंग, क्या क्या चैलेंज आते हैं। हम तो बोल दिए कि यहाँ जाओ उस गाय से ब्लड खून थोड़ा निकाल के आ जाओ, तो बोलने में कितना समय लगा, 5 सेकेंड, लेकिन करने में हो सकता है किसी किसी में 5 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। तो क्या क्या चैलेंजेस होता है, जो बहुत जो साधारण जो चैलेंज एक होता है वो है कि आपका रिस्ट्रेनिंग। जानवर में, इंसान में क्या होता है, आप बोल दोगे कि ऐसे खड़े रहो तुम्हारे यहाँ से खून निकालेंगे, वो चुप, जितना दर्द हो फिर भी वो तुरंत दिखा देगा। लेकिन वही अगर जानवर को बोलोगे तो पहले 2-3 लात मारेगा। तो इसीलिए ज़्यादा पहला जरूरी है रिस्ट्रेनिंग, यानी पहले उसको पकड़ में रखना है, ठीक है।
एनिमल हैंडलिंग एंड रिस्ट्रेनिंग, प्रॉपरली उसको हैंडलिंग करना है, ठीक है। अगर ज़्यादा एग्रेसिव हो उसको ट्रेविस में रखो, ठीक है। भेड़ बकरी थोड़ा क्या होता है, आसान होता है, उसको आराम से 2-3 लोग पकड़ लो तो आराम से निकल जाता है, लेकिन जो कि गाय भैंस में पॉसिबल नहीं है। इसके बाद स्ट्रेस टू द एनिमल, जैसे बोलेंगे कि 5 ml खून के लिए 50 ml बहा दोगे, 50 बार उसको नीडल प्रिक कर रहे हो, तो वो जायज़ नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर टेक्निक के साथ आपको करना है, ठीक है। ये जो आता है लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल, अगर स्किल्ड नहीं है, ठीक है, तो एक बार में जैसे खून निकलता है, अगर कोई आप ब्लड डोनेशन करने गए हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक बार में आपका वो चला जाता है नस में। तो अगर ब्लड कलेक्शन करना है, अगर टेक्निक आपका सही है, एक बार में आप खून निकालिए। ऐसे नहीं कि बार बार वहीं प्रिक करते रहेंगे तो जानवर को डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब जो स्ट्रेस होगा, और वो ज़्यादा हो सकता है कि खून यहाँ से निकाल ले हो, ऐसे पूरा उठने के लिए कोशिश करेगा, ऐसे करेगा, और उसको कहीं चोट ना लग जाए। तो इसको ध्यान देना है कि उसको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना देना है। सैंपल कंटामिनेशन, कंटामिनेटेड सैंपल डिटोरिएट्स डिफरेंट पैरामीटर्स इन वेरियस सैंपल्स एंड अल्टर रिजल्ट्स। अगर कंटामिनेशन हुआ, जो आपकी ज़रूरत था वो चीज़ नहीं मिलके, जो डाटा चाहिए था वो नहीं मिलके कुछ और मिलेगा, तो इसीलिए कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। हाइजीनिक मैनर से आप कलेक्शन कर सकते हो। एनिमल बिहेवियर, ठीक है, अगर ज़्यादा एग्रेसिव है तो आपको इंजरी कर सकता है। इसके अलावा जो लेवलिंग प्रॉपर होना चाहिए। कौन से जानवर से, मान लीजिए एक जानवर है, आपका आराम से पता चल जाएगा। मान लीजिए कि 50 जानवर हैं, कौन सा जानवर से कौन सी टाइम पे लिया गया है, ये वो लेबलिंग करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम फाइनल, मतलब इसमें क्या कंक्लूजन या क्या निष्कर्ष निकला है। सैम्पलिंग यानी सैंपल कलेक्शन, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कोई बीमारी को जानने के लिए, ठीक है, कोई रिसर्च कर रहा है उसके लिए, या फिर उसके बाद जैसे कि आप कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, जो हम बोलते हैं प्रोडक्शन जानने के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ध्यान रहे सैम्पलिंग के टाइम क्या है कि कोई भी जो पर्सनल है या जो आपको हेल्पर है वो इंजरी ना हो। इंजरी होने से क्या होता है, 1 रुपया के लिए आपको 100 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, जो हम बोलते हैं। तो जो भी पर्सनल है वो जैसे किसी को इंजरी ना हो। प्रॉपर सैंपल कलेक्शन इज की टू प्रॉपर डायग्नोसिस। जो प्रॉपर सैंपल अगर सही ट्रेन पर्सनल से अगर ट्राई नहीं कर रहे हो, तो जो भी आपको डाटा चाहिए वो नहीं मिलके आपको जो रिजल्ट मिलता है वो एरोनियस यानी गलत होता है। वो ट्रेनिंग, प्रिपरेशन एंड हाइजीन आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल सैंपल कलेक्शन। ट्रेनिंग क्या क्यों जरूरत है, जो बोला था, अगर ट्रेनिंग अगर सही हो तो आप चाहे डिफरेंट बर्ड में कलेक्शन करना है, अगर पोल्ट्री से कलेक्शन करो, विंग वैन से तुरंत निकाल लोगे। फिर से लेकर मान लीजिए लार्ज एनिमल कैटल बुफालो हो गए तो उनका सीधा सा आप जुगुलर वैन से भी निकाल सकते हो। तो ट्रेनिंग बहुत एसेंशियल है। और बहुत सारे जब फील्ड एरिया में मान लीजिए आपका सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी आवश्यक है। मान लीजिए आप गए हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गया कि आप सैंपल स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, तो सैंपल स्टोरेज नहीं हो पा रहा है तो सारा बर्बाद, तो कोई मतलब नहीं रहा। तो वो सब फैसिलिटी डेवलप करना भी बहुत एसेंशियल में आवश्यक है। करेक्ट टेक्निक, प्रॉपर लेबलिंग एंड टाइमली ट्रांसपोर्टेशन इज क्रिटिकल, ठीक है। अगर सैंपल कलेक्शन आप कर लिए हैं तो सही समय पे सही जगह पे पहुंचना भी जरूरी है। अगर इसके बाद अगर कुछ ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, तो आप ये मॉर्क भटने मैनुअल भी है, इसको आप पढ़ सकते हैं, या फिर ये 2 किताब भी आप पढ़ सकते हैं जो आप बीमारी के बारे में कैसे, कौन सी सैंपल कौन सी बीमारी में किस सैंपल आप लेंगे उसके बारे में आप जानना है तो ये पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।